हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निशान डिजिटल। आज पेपर हो चुका है 12th केमिस्ट्री आरबीएफसी का। बहुत ही अच्छा पेपर आया था। मैं इजी नहीं कह रहा इसको, पर एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। तो स्टार्ट करते हैं एक-एक करके क्वेश्चन। बेटा देखते हैं कौन से क्वेश्चन किस तरह के आए थे। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया था। पहला वाला क्वेश्चन देखिए आप, कितना आसान क्वेश्चन था। द वैल्यू ऑफ want ऑफ फैक्टर इन द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ MgSO4। अब आप मैग्नीशियम को कितने में जोड़ोगे, Mg+2 और SO4 2 माइनस में, यानी कि 2 में टूट गया तो आंसर आना चाहिए बेटा यहाँ पे 2। कितना आना चाहिए बेटा 2। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ब्रेक कर दिया, आराम से आंसर आ गया। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो देखो SI यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी की यूनिट होती है बेटा ओम इंटू मीटर। क्या होती है बेटा ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास आया है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड, अब अकेला सोडियम क्लोराइड है, वाटर वगैरह है नहीं, तो सोडियम और क्लोरीन के अलावा कुछ बन नहीं सकता। तो यहां पर आना चाहिए बेटा डी ऑप्शन, Na और Cl2। क्या आना चाहिए बेटा Na और Cl2। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो आएगा बेटा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो आंसर आएगा इसका सी वाला। कौन सा आंसर आएगा बेटा सी वाला। नेक्स्ट आगे बात करते हैं एलिमेंट ऑफ एक्टिनोइड सीरीज। अब एक्टिनोइड सीरीज का एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो होगा बेटा थापा। यू नेपाली पूरे अमेरिकन लगते हो रहे, बहुत रट रखा है बच्चों ने। थोरियम आएगा। क्लियर है बेटा बात। नेक्स्ट आगे बात है बेटा, कलरलेस मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज। एक्वस सॉल्यूशन में कलरलेस जो आपका मेटल आयन होता है वो कौन सा होता है, तो बेटा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं होंगे। तो यहां पर सबसे बढ़िया आंसर मुझे जो लग रहा है वो है आपका जिंक, क्योंकि जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाता है, और फुलफिल्ड ऑर्बिटल का क्या होता है बेटा वो कलरलेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे। अरे क्या क्वेश्चन आए थे भाई, मजे आएगा। मतलब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे ही एक जैसे होते हैं। तो वो हो गया बेटा आपका CONH3 का होल 6। क्लियर है कहानी। बड़ा ही आसान तरीका था भाई। सारे लिगेंड एक जैसे होते हैं तो उन्हें होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अगले आ जाए क्वेश्चन बेटा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द CR इन CrNH3 का होल थ्राइस H2O। कितने होते हैं बेटा टोटल मिला के 3 और 3 6 हो गए। तो क्या आंसर आएगा बेटा इसका डी आंसर आएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला, अरे भैया खूब रिएक्शन करिए SOCl2 से। ठीक है करिए ना भैया, बहुत रिएक्शन करिए। OH हटाओ Cl लगाओ, OH हटाओ Cl लगाओ, ये खूब रिएक्शन करिए अपन ने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू हैलोजन इन बेंजाइलिक हैलाइड। अरे भैया sp2 बेंजाइलिक हैलाइड बोल रहा है क्या, बेंजाइलिक। रुको 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 रुको, क्या बोल रहा है ये, बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये किसकी पूछ रहा है, द हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कार्बन एटम टू अटैच हैलोजन एटम। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछा है, तो वो तो क्या है बेटा sp3। ध्यान से सुनना, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन एटम टू हैलोजन एटम इन बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये तो बेटा क्या है, और चारों वैलेंस सिंगल बॉन्डेड है, तो फिर ये क्या होगा sp3। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, असिमेट्रिक ईथर अमंग द फॉलोइंग। असिमेट्रिक ईथर मतलब जिसमें क्या हो, दोनों तरफ सेम सेम एल्केन नहीं होना चाहिए। CH3 CH3, C2H5 C2H5, C6H5 C6H5, C6H5 CH3। तो डी ऑप्शन यहां पर आना चाहिए। समझ में आ गई बेटा बात। अरे क्लियर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या कह रहा है, मेन प्रोडक्ट ऑफ ए। ये तो हो गया ना, कौन सा वाला, हाँ ये वाला अगला वाला क्वेश्चन। जो अगला वाला आपका क्वेश्चन था बेटा 12 वाला, वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मेन प्रोडक्ट ए इज अबव रिएक्शन। कौन सी में, CH3 C2H5 413 केल्विन। अगर 443 होता तो बेटा आपका क्या हो जाता है, H2O बाहर निकल जाना, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। बट यहां पर क्या बनेगा, ईथर, तो बनेगा C2H5O C2H5। तो यहां पर आंसर आना चाहिए आपका बी वाला। क्लियर है भाई भैया बात। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला रिएक्शन देखो बेटा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड अंडरगो केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन के लिए एल्डिहाइड के बारे में बताइए। तो बेटा केनिजारो वो करता है जिसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट बैठेगा। अगला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। बेटा मैंने बताया था जिसमें हेलोजन होगा उसमें भी फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर ब्रोमीन वाला, फिर आयोडीन वाला। तो यहाँ पर फ्लोरीन वाला आएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। समझ में आ गई बेटा बात। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है CH5SO2Cl। समझ में आ गई बेटा बात। तो ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, तो अगला क्वेश्चन जो देखो वो क्या बोल रहा है, CH3NH क्या नाम होना चाहिए इसका, बड़ा ही आसान नाम होगा भाई, देखो यहां से होगा एन मिथाइल, तो एन मिथाइल और क्या होगा एन मिथाइल के बाद एथेनामाइन, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है डाइसैकेराइड कौन होता है, अरे भाई कंफर्म सी बात है सुक्रोज होता है, क्योंकि उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड यूनिट होती है। आ जाओ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आता है बेटा वेलिनिल, ये यहां पर याद होना चाहिए आपको। तो यहां तक के क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं, ये आपके सारे के सारे हो चुके हैं। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अपन, अब फिल इन द ब्लैंक्स की बारी आती है। देखो भैयाओं, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की यूनिट होती है केजी, केल्विन इनटू केजी पर मोल। अरे भैया बता रखा है यार, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज, क्या होगी बेटा इंक्रीज, क्या होगी इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 डिवाइड बाई M, यानी मोलर कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी कंडक्टिविटी इतनी कम हो जाएगी, लेकिन ये जितनी कम होगी ये उतना ही ज्यादा हो जाएगा, तो इंक्रीज आएगा यहाँ पे। आगे एट हाई प्रेशर एट डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया हॉट प्लेटिनम सरफेस, अरे भैया क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, देखो क्या है ध्यान से सुनना, तो ऑर्डर कौन सा होगा इसका, जीरो ऑर्डर, कौन सा होगा जीरो ऑर्डर, क्लियर है कहानी बेटा। नेक्स्ट है कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट में, अरे भैया सभी जानते हैं निकल होता है, क्लियर है बात। FeCO5 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, जीरो होता है, क्योंकि कार्बोनिल के साथ हमेशा वैल्यू जीरो आती है। मेथनॉल का बाइलिंग पॉइंट जो होता है वो 337.8 केल्विन होता है, क्लियर है बात, ठीक है आगे बढ़ जाओ। When phenol is reacted with concentrated nitric acid, फिनोल जो है वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो भैया आपको पता होना चाहिए 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने तो ये लिख रखा था, इसे पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। अगला है बेटा H2SO4 और HgSO4 जब रिएक्शन में करते हैं तो बेटा एसिटल्डिहाइड बताया था मैंने, क्या बनता है एसिटल्डिहाइड, क्या बनता है एसिटल्डिहाइड, पता है ना भैया, ये क्वेश्चन तो अपन ने किया हुआ है। वाटर सोल्यूबल विटामिन बी, और एक लिख दो ना सी, कहानी खत्म। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, भैया मजा आ गया, शानदार क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है, मोलैलिटी को परिभाषित कीजिए, राइट द डेफिनेशन ऑफ मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को क्या लिखेंगे, तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute to volume of solution in liter, ठीक है बेटा, बस इतना ही था। राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखिए, राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का ये PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी हाँ, तो ठीक है काई बी, तो क्या आ जाएगा PA इज इक्वल टू P नोट ए काई ए, PB इज इक्वल टू P नोट बी काई बी, ठीक है, तो P टोटल इज इक्वल टू क्या होता है PA प्लस PB, तो क्या हो जाएगा P नोट ए काई ए प्लस P नोट B काई B, क्लियर है कहानी, ये आपका P टोटल हो गया। राउल्ट्स लॉ हो गया भाई क्लियर तरीके से। K3Cr(C2O4) का होल थ्राइस क्या करना है, अरे भैया जी आसान तरीका है, लिखेंगे पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो क्रोमेट थर्ड, क्लियर है बेटा बात। 8 क्यों लगाया, बिकॉज नेगेटिवली चार्ज है। राइट एनी एग्जांपल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेटा जी रिएक्शन कर दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ड्राई ईथर क्या बनेगा,
CH3MgBr। आसान आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चंस भाई, मजे आ रहे हैं, मतलब इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए ना कि क्या ही बताएं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फिटिंग रिएक्शन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, फिटिंग रिएक्शन मतलब तीन तरह की रिएक्शन बताई थी, एक तो उर्ज रिएक्शन, एक फिटिंग रिएक्शन, एक उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये फिटिंग है, तो फिटिंग में क्या होगा बेटा, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग है, इस पे Cl है प्लस 2Na से इसकी रिएक्शन करवा देते हैं, प्लस ये यहां पर बेंजीन रिंग है बेटा, यहां पर Cl है, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, बाई फेनिल, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन होगी, तो ये आपका यहां पर बाई फेनिल बन जाएगा। क्लियर है भाई कहानी। राइट द नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एसिडलाइजेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अरे भैया कितनी बार बताया था, कौन बनेगा, एस्पिरिन। क्या बनेगा, एस्पिरिन। कर भी रखा होगा ना, शायद मैंने लिखा रखा होगा, पेपर सोल्व किया था उस टाइम पे लिखा था मैंने, एस्पिरिन। एस्पिरिन बनेगा, याद आया, कुछ बनवा रखा है। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन, यौगिकों के, देखो यहां पे लिखा अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। बताया था बेटा क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, प्लस आई का इफेक्ट का ऑर्डर क्या लिखोगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और उसके बाद क्या लिख देंगे अपन, 2 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री यहां पर, 3 डिग्री यहां पर, और ये 1 डिग्री NH3। क्लियर है कहानी, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले पे आ जाते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन का एग्जांपल होगा बेटा आपका केराटिन। क्या होगा, केराटिन आपका एग्जांपल होगा, याद है ना, बालों में मिलता है। DNA की अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनानी है, ये बोलो भैया जी, ये बोलो भैया जी, ऐसा ही बना था, A को T, G को C, ATGC बोला था मैंने, पढ़ के जाना भैया जी, आराम से आ गया। ठीक है, क्लियर है भाई कहानी, ऐसा ही बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। अब बताओ यार, न्यूमेरिकल के नाम पे क्या दिया है इन्होंने। ठीक है, अगले वाले पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, सब सोल्व करके लाए बेटा आपके लिए कंप्लीट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा है, 500 ml solution was prepared by dissolving 4 ग्राम of NaOH in water. Calculate the molality of solution. सबसे पहले मोल निकालेंगे, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, मोल N इज इक्वल टू गिवन मास अपन मोलर मास, गिलर मास कितना है 4, मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, याद है ना बेटा, कितना आएगा, यहां से आएगा ये 1/10, यही आया बेटा 1/10। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0.1 आ गया। अच्छा, इधर आ जाते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला पूछा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 1, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5000 आ जाएगा। तो ये आंसर आ रहा है आपका, लगभग मैंने सोल्व किया तो इसका आ रहा है आंसर 0.2। समझ में आ गई बेटा बात, अरे क्लियर है, आसान था, आसान है, आसान बनाना पड़ेगा। 1000 जीरो चला जाएगा ना इधर, 1 2 3, ऐसा भी करना चाहूं तो इसको, और यहां पे आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1/5 तो 0.2। ठीक है, बिल्कुल सही है, मोलैरिटी लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है भैया, आगे आते हैं, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम याद करो बेटा, ऐसा कुछ था। यहां पर मैंने क्या लगाई थी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM, यहां पर ये है। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं सोलवेंट, और यहां लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या हो रहा था, सोलवेंट से सॉल्यूशन की साइड तो क्या हो रहा था, ऑस्मोसिस। अब यहां पे मैं ज्यादा प्रेशर लगा देता हूं, पाई से ग्रेटर देन प्रेशर लगाता हूं, प्रेशर ग्रेटर देन पाई, तो ये सॉल्यूशन से सोलवेंट साइड में जाने लग जाएगा। इसे बोलते हैं RO प्रोसेस। याद आया कुछ। ठीक है, अगला है निकल कैडमियम का डायग्राम बनाना है। तो निकल कैडमियम का ड्राई सेल की तरह डायग्राम बनता है बेटा। कैसा बनता है, ध्यान से सुनना। देखो, निकल कैडमियम का डायग्राम आपके लिए बना के लाए हैं भाई, ऐसा कुछ ड्राई सेल की तरह आपको बनाना था। यहाँ पर एक केप लगती है बेटा, और ये केप लगती है, यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वगैरह वगैरह इलेक्ट्रोड होते हैं। ऊपर वाला जो होता है इस केप में होता है, यहाँ पर ये केप होती है, और यहाँ पर होता है निकल हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड। और ये जो होता है बेटा ये पॉजिटिव होता है, अंदर इसमें होता है बेटा कैडमियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये नेगेटिवली चार्ज होता है। आपको पता है एनोड के तोड़ आपके आ ही गया, डायग्राम आराम से आप बना ही सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा Fe2+ आयन में आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। अब Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, आर्गन 3d6 4s2, 2 निकाल दी तो कितने बचे 3d6। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको बेटा, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4। तो फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √4 × 4 + 2, तो कितना है बेटा √24, और √24 का आंसर आएगा आपका लगभग 4.9 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो आपका 4.9 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। लेंथ एंड्रॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, रेगुलर डिक्रीज इन द साइज इज कॉल्ड लेंथ एंड्रॉइड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। रेगुलर डिक्रीज इन साइज, क्लियर है बेटा बात, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, अगला देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, देखो कायरलिटी ही ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करती है। कायरल का मतलब क्या होता है, मैं आपको दोनों को ही समझा देता हूं। जैसे मान लो कोई कार्बन है बेटा, उसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CHT, ये क्या होगा आपका कायरल कार्बन। क्या होगा कायरल कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसपे चारों ही ग्रुप अलग अलग होते हैं वो कायरल कार्बन होता है। और वही कायरलिटी, जो कायरलिटी शो करेगा वही ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो ऑप्टिकलिसिटी क्या हो जाएगा, ये OH इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, CH3 वैसा का वैसा है और CH2 CH3 वैसा का वैसा। समझ में आ गई बेटा बात। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है जो कायरल होगा वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। क्लियर है कहानी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसकी पूछा है बेटा, यूनिमोलिकुलर मतलब SN1 रिएक्शन के बारे में यहाँ पे पूछा है। अब SN1 रिएक्शन के लिए आपको पता होगा क्या किया था आपने, ये 3 डिग्री लिया था, ऐसा याद करो, ये CH3 ठीक है। और यहां पर क्या आया था बेटा, यहां पर होता है Cl, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ये जो स्टेप होती है ये होती है बेटा स्लो स्टेप। क्या होती है ये स्लो स्टेप, इसे ही RDS बोला करते थे अपने जमाने में, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, ये CH3 और ये प्लस Cl माइनस। ये फर्स्ट स्टेप हुआ करती थी बेटा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये CH3 और ये CH3, यहाँ पे प्लस है। अब OH माइनस का अटैक होगा। OH माइनस का 2 तरीके से अटैक हो जाता है, एक होता है फ्रंट अटैक, फ्रंट और एक होता है बैक अटैक। तो एक बार OH इधर से लग जाएगा, एक बार OH इधर से लग जाएगा। अरे समझ में आ गई भैया, क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको बस करना आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी दिए थे भैया। समझ में आ गई बेटा बात, बहुत ही आसान था, 2 स्टेप में रिएक्शन करनी थी, आराम से आप कर सकते थे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल की बात करेंगे। तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कैसे बनता है, CH3C, यहाँ पे लगेगा OH और ये CH3, ऐसा ही कुछ होता है बेटा। सेकेंडरी बुटाइल एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे लिखेंगे CH3 CH Cl और CH2 CH3 सेकेंडरी बुटाइल, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है आपको। अरे भैया जी क्या बात कही आपने, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये फिनोल होता है बेटा आपका, इस पे लगा हुआ है O और H, 1 2 3 4, ठीक है। ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। याद करो ऐसा कुछ बनाया था क्या, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे H 1 2, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ घूमेगा तो ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। याद करो ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था, और ठीक है। ये लो भैया जी यहाँ पे आ गया O और ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड O और ये H और इस पे पॉजिटिव। फिर इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से शिफ्ट होगा और ये क्या हो गया, इधर से इधर शिफ्ट हो गया। तो अब ये क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट होना चाहेगा तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और H, इस पे आ गया पॉजिटिव। फिर यहाँ से इसको शिफ्ट किया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया, ये यहाँ पर ये आ गया और ये यहाँ पर आ गया।
और ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये यहाँ से वापस यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और ये पूरा का पूरा रोटेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? गेटरमैन रिएक्शन आ गई भैया, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। कितना आसान रिएक्शन है, हम तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। क्या बन जाएगा बेटा, ये बेंजीन रिंग, इस पे लग जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। यहाँ से H2O बाहर निकाल दो, यही तो कर रहे हैं अपन। क्या बनेगा, ये तुम्हारी बेंजीन रिंग को वैसे के वैसे कार्बन, ये CH3, ये CH3 डबल बॉन्ड N NH2 और ये बेंजीन रिंग, ऐसा ही बनाने थे बेटा। ठीक है, आराम से रिएक्शन हो गई, हमने क्वेश्चन कर लिया। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे और आगे बढ़ जाते हैं, सेक्शन नंबर C पे आते हैं। हो भैया जी, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन करके कितने देखते हैं। राइट द फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है, अरे W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब यूं समझ लेना कि जितना सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास के बराबर होता है। लिखवाया था ना बेटा कि जितना करंट उतना वर्क, जितना वर्क उतना करंट, बस इतना याद रखना जिसमें आपका काम हो जाएगा। द कंडक्टिविटी of 0.01 m KCl solution at 298 Kelvin is 0.00141 Simon into centimeter inverse. Write the molar conductivity. अब आपको पता है कि बेटा यहाँ पर K की वैल्यू आपको दे रखी, कितनी दे रखी, 0.01, ठीक है। और कंडक्टिविटी ऑफ 0. सॉरी, ये मोलैरिटी दे रखी है आपको और कंडक्टिविटी दे रखी है आपको 0.00141, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि मोलर कंडक्टिविटी बताइए, तो क्या होता है वो K इंटू 1000 डिवाइड बाई C। तो K आपका दे रखा है, मैं फोर क्वेश्चन को सोल्व करके लाया हूं, 0.00141 डिवाइड बाई 1000, तो ये यहाँ पे हो गया 1000 लिख देते हैं बेटा, और C की जगह लिखा अपन ने 0.01, ठीक है, 0.01 लिख दिया। तो यहां से आंसर आया बेटा आपका 0.01 ही है ना, और 0.141। कुछ नहीं करना आपको, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, उसको सोल्व करा देते हैं। क्या आएगा, 0.0014 डिवाइड बाई 0.01 इंटू 1000, यही है ना, 0.00141 डिवाइड बाई 0.01, यही किया मैंने। तो इसका आंसर आना चाहिए भैया, यहां पर एक काम करते हैं, इससे ये हटाते हैं तो यहां पे लगाते हैं 100, ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं 1.4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 2 3, 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5। तो आंसर आया 1.4 इंटू 10 की पावर 2। क्लियर है बेटा बात? अरे भैया 0.0141 डिवाइड बाई 0.01 ही तो करना था। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, राइट द फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ में तो क्या होता है, एक ही सेल था जिसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराओगे उतना ज्यादा, आप जितना करंट पास कराओगे उतना वर्क हो जाएगा। यहां पर क्या होता है बेटा, अगर मैं अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लूं, ठीक है, ये बता रखा है बेटा, याद करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया था आपको। हाँ सर याद आया। फिर इसमें ऐसे ऐसे ये जोड़ दिया था हमने, इसे एक में NaCl भर दिया, एक में MgCl2 भर दिया और एक में आपने AlCl3 भर दिया, याद आया कुछ? अब इसको जब हमने जोड़ा था, इसको किया था, तो आपको पता है ना क्या हुआ था, आपने कहा था सर कि जितना भी करंट पास होगा वो इक्विवेलेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट के होगा, जिसका जितना इक्विवेलेंट वेट होगा उसके हिसाब से आप इसका क्या निकाल सकते हो, वर्क जो भी है आपका वो निकाल पाओगे। समझ में आ रही है बेटा बात? इतना ही आसान क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, ये कितना आसान है, ध्यान से समझना। राइट द कंडक्टिविटी, देखो भाई साहब, फर्स्ट लॉ दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, सेकंड लॉ दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन दे दिया। देखो अब इसको एक काम करूं, मैं यहां से इसको स्किप ये कर देता हूं, यहीं पर बना लूंगा ना यार, क्योंकि क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है भाई, वही क्या दे रखा है आपको, 0.05, यानी कि C की जो वैल्यू है वो दे रखी है 0.05 m। इस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूं मैं यहाँ पे 0.05 m, और इसकी जो K की वैल्यू है वो दे रखी है 0.01150, वही लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू 1000। तो K की वैल्यू दे रखी है 0.01150 डिवाइड बाय इंटू 1000, ठीक है। 1000 डिवाइड बाय कितना आया बेटा, ये 0.05, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व करके भी लाया हूं,
अगले वाले क्वेश्चन को कितना आएगा इसका आंसर 0.0115 115 माइनस 0.0230 के आसपास का आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा बात? ठीक है, फिर भी आप चेक कर लेना, बिकॉज मैंने तो जल्दबाजी में किया, वैसे सही होना चाहिए मेरे हिसाब से 0.001 इंटू 1000 डिवाइडेड 0.05। ठीक है, यही आना चाहिए आंसर। ठीक है, अगले आ जाओ भी क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे वाह, क्या बात है भाई। एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मैग्नेटिक नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स Fe F63 माइनस। ठीक है, ऑन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले Fe जो है उसका 3+ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो क्या लिखेंगे इसको 3d5, यही आएगा बेटा। डी में 5 इलेक्ट्रॉन भर दो। ठीक है, डी में कितने भरेंगे? 1 2 3 4, ये 5। एस आपका खाली रहेगा, ये है डी, ये है एस और ये है पी। 1 2 3 सॉरी, ये पी। ठीक है, Cn माइनस Fe जो है, Fe जो होता है बेटा Fe F6 जो 3 माइनस है। इसमें एक चीज बता दूं आपको, जो F होता है वो वीक लिगेंड होता है। क्या होता है बेटा? वीक लिगेंड होता है। समझ में आ गई बेटा बात? अब वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो पेयरिंग करानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर बॉक्स अपने को ज्यादा की जरूरत है तो आप डी भी बना लो, कहा था ना मैंने, जरूरत पड़े तो ठीक है, नहीं तो मिटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से सुनना बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ना है आपको? इलेक्ट्रॉन बढ़ना है आपको टोटल मिला के 6 यहाँ पे बनने हैं। ठीक है, तो बस लोन पेयर भरते जाओ, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, क्या बना? sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक। और कुछ पूछा है क्या? क्या पूछा? एक्सप्लेन द ज्योमेट्री, तो ओक्टाहेड्रल हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 6 होता है उसका डायग्राम ऑक्टाहेड्रल होता है। तो ठीक है, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री हो गया, मैग्नेटिक नेचर होगा, कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सब कुछ दे दिया भैया हमने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को यहां नीचे लिख देंगे अपन। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा? NiCN का होल 4 2 माइनस। ठीक है, इसमें ध्यान से समझना क्या कर रखा है, ध्यान से सुनना। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहाँ पे 2+, तो 3d8 हो जाएगा। डी में 8 भरते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि Cn जो है वो क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो मैंने पहले उसको पेयरिंग करवा दी। यहां था इलेक्ट्रॉन, उसको पेयर करवा दिया, तो ये तो क्या हो गया? डी, ये एस और ये पी। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको टोटल मिला के? कितने भरने हैं? 4 लोन पेयर, तो 1 2 3 4। क्या बना बेटा? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ और इसका बनेगा स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर प्लेनर। और एक और चीज बता दूं आपको, ये बनेगा डायामैग्नेटिक। क्या बनेगा बेटा? डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों? क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। हो भाई हो भाई हो भाई हो भाई, आगे बढ़ जाते हैं। चलो देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से फिनोल बनाना है। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी N2Cl से। तो बेटा मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता रखे, या तो H+ और H2O की प्रेजेंस में कर दो, या C2H5OH की प्रेजेंस में कर दो। मैंने कहा था दारू में सब बर्बाद, सब हट जाएगा। सो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। फिनोल बनाना है ना, तो H+ H2O से करवा देते हैं। चलो ठीक है, तो H+ और H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा और OH इस पे लग जाएगा। H+ प्लस OH माइनस में टूट जाएगा ना बेटा। HCl यहाँ से बाहर निकल गया, OH इस पे लग गया, N2 बाहर निकल गया, तो ये आपकी बेंजीन रिंग और इस पे लग गया OH प्लस N2 प्लस HCl, तो ये बन गया आपका फिनोल। ठीक है, एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाना है आपको। किससे बनाना है? एनिलीन से। तो ये एनिलीन के बेंजीन पे NH2 लगा दो, इसकी रिएक्शन कर दो Br2 एक्वस से। Br2 एक्वस से करेंगे, बिल्कुल Br2 एक्वस से करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे लग जाएगा आपका NH2, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पर भी Br। अरे क्लियर है कहानी? बड़ा ही आसान तरीका था भाई। अब नेक्स्ट है बेटा एथेन अमाइड टू एथेनामाइन। अरे भैया याद आया कुछ?
एथेनामाइड यानी CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 ये है इसकी Br2NaOH। याद आया कुछ? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा? C डबल बॉन्ड हट जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3NH2। अरे क्लियर है कहानी? इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन थे बेटा। आगे बढ़ जाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो कन्वर्जन का अगला जो क्वेश्चन है वो भी आसान है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी कि N2Cl से रिएक्शन जो आपने करवाई, इसकी रिएक्शन करवा दो CuCN से। क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग पर CN बन जाएगा, इसे साइनोबेंजीन बोलते हैं। एनिलीन टू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी एनिलीन क्या है आपका? बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ है? NH2। इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से NaNO2 प्लस HCl। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर लेना है आपको। बेंजीन रिंग पे क्या लग जाएगा? N2Cl। क्लियर है कहानी बेटा? नेक्स्ट है नाइट्रोमिथेन टू मेथेनामाइन बनाना है। नाइट्रोमिथेन मतलब CH3NO2। ठीक है, इसकी रिएक्शन अरे SnHCl से कर दो, रिडक्शन करवा दो बेटा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, आसानी से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट in the reaction is called molecularity. Derive the expression of half life for zero order reaction. सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन को पता है बेटा क्या होता है? K इज इक्वल टू होता है R0 माइनस R डिवाइड बाई T। T को बताओ, T की जगह तो लिखना है आपको T हाफ, T की जगह क्या लिखना है? T हाफ, और R की जगह लिखना है बेटा आपको R0 बाई 2। तो यहां पर सोल्व करेंगे बेटा K, तो T की जगह मैं T हाफ लिख दूं क्या? यहाँ पे R0 को मैं R0 लिख दूं माइनस R0 बाई 2। तो R0 बाई 2, 1 में से हाफ गया तो हाफ, तो आंसर आया T हाफ इज इक्वल टू R0 बाई 2K। क्या आया बेटा? R0 बाई 2K। क्लियर है कहानी? आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। शो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन 99.9% इज 10 टाइम ऑफ द हाफ लाइफ रिएक्शन। करके देखें, बड़ा आसान तरीका है करने का, देखो ध्यान से समझना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो यहां से देखो, मैं पहले फुल लाइफ वाले क्वेश्चन को करता हूं। तो फुल लाइफ वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि T99 के लिए क्या होगा। T99.99% के लिए आपको याद रखना है 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 R0 बाई R। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा R0 की वैल्यू तो 100 लेनी है और R की वैल्यू 0.1 लेनी है, क्योंकि बचा हुआ जो भी रहेगा। तो इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10, यहां लिख देंगे 100 और यहां लिख देंगे बेटा 0.1, तो ये 1000 हो जाएगा। तो 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 ये 1000। अब 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं, तो 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10 की पावर 3, तो 3 आगे आ जाएगा बेटा। तो आएगा 2.303 डिवाइड बाई T log बेस 10, इसको 3 को आगे ले आऊंगा मैं। ठीक है, ये 3 आ गया, बिल्कुल सही है। तो ये आ गया आपका 3 इंटू ओनली 3 रह जाएगा, क्योंकि log 10 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई किया तो ये आया 6.909 डिवाइड बाई K है ना बेटा, ये K चल रहा है यहाँ पे, तो K लिख देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। ये K लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो T99.99 इज इक्वल टू 6.909 डिवाइड बाई K। ठीक है, और आपको हाफ लाइफ का तो पता ही होगा कि हाफ लाइफ क्या होती है। टी हाफ की वैल्यू कितनी होती है? ठीक हो, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। सर जी तो लिया है अपन, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो इसके बराबर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं T99.99
इज इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ। सही बात है क्या? यही तो पूछ रहा है वो, 10 टाइम। अरे समझ में आ गई बेटा बात? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, उसे क्या बोलते हैं अपन? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ बताइए। तो हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है बेटा? आपको याद होना चाहिए कि T इज इक्वल टू होता है 2.303 डिवाइड बाई के log बेस 10 R नोट बाई R। ठीक है। तो T हाफ इज इक्वल टू 2.303, कंसेंट्रेशन को आधा कर दूंगा, K इज इक्वल टू log बेस 10 R नोट बाई R को क्या लिखूंगा? R बाई R नोट अपॉन R नोट बाई 2। तो R नोट बाई 2 पर चला जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, कट जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा T हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2 डिवाइड बाई K। तो ये आया 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू 0.3010 डिवाइड बाई K। तो ये आंसर आया 0.693 अपॉन कि ये आंसर आया बेटा आपका टी हाफ का। क्लियर है कहानी? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 75% इज ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। करके देख लेते हैं, आ जाएगा। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना बेटा कैसे करते हैं। शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड कंप्लीशन। तो ध्यान से सुनना बेटा, करना क्या है आपको? बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर देखो, सबसे पहले करेंगे अपन T75% वाले का। तो T75 मतलब क्या हो जाएगा? 2.303 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बेटा? K log बेस 10 100 डिवाइड बाई 25। तो ये आ जाएगा 4। तो मैं इसको लिख सकता हूं T75 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log बेस 10 2 की पावर 2। ठीक है, ये 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने। तो T75% इज इक्वल टू, इस पूरे के मैं ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K और ये आ जाएगा 2 log 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस 2 को आगे ले जा सकते हो आप चाहो। अब इसका निकालते हैं अपन किस वाले का? शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड कंप्लीशन 75% ट्वाइस ऑफ हाफ लाइफ के बराबर। तो हाफ लाइफ का करते हैं बेटा। तो हाफ लाइफ का क्या होता है? T हाफ इज इक्वल टू 0.693, यही है ना, 0.693 अपॉन 50% है क्या? शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% इज ट्वाइस ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। 50% कर देते हैं इसको, हाफ कर देते हैं। तो T 50% का क्या हो जाएगा बेटा? 50% का वही 2.303, ऐसे भी करके देख लो ना, वो तो 0.693 अपन के ही आएगा। टी हाफ का कितना आ रहा है बेटा? टी हाफ इज इक्वल टू आ रहा है 0.693 अपॉन के। और इसको करते हैं अपन, इस 2 को आगे ले जाता हूं। तो T75 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.693 अपॉन के। तो देखो बेटा यहाँ पे T75, तो T75% इज इक्वल टू 2 इंटू 0.693 को क्या लिखता हूं मैं? टी हाफ। समझ में आ गई बेटा बात? दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आते हैं लाइन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द नेम ऑफ एल्डिहाइड यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। तो बेकेलाइट के लिए एल्डिहाइड यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O और ये H फिनोल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है कहानी? IUPAC नामक ग्लूटेरिक एसिड। तो ग्लूटेरिक एसिड का होता है पेंटेन डाइओइक एसिड, मतलब ये बनेगा आपका कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे लिखूंगा CH2 CH2 CH2। क्लियर है बेटा कहानी? ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेन द रोजेनमुंड रिएक्शन। बेटा आपको पता है कि बेंजीन रिंग पे C डबल बॉन्ड O
और Cl होता है, इसकी H2 से रिएक्शन करवा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस नहीं PDBaSO4 PDBaSO4 से HCl बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये आपका C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द कार्बोक्सिलिक एसिड यूज एज अ विनेगर इन फूड इंडस्ट्री। तो होता है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और इसको लिख सकते हैं अपन एथेनोइक एसिड या इसको एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिपिक एसिड का नाम जो होगा वो हेक्सेन डाइऑक्साइड होगा, तो इसका नाम होगा CH3। वही क्या करेंगे अपन, यहाँ से 6 कार्बन लिख देते हैं, कार्बन 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 और ये कार्बन, और डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH 1 2 3 4 5, एक और फंसा दो ना यहाँ पे, CH2 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 और ये हो गया। ठीक है, हेक्सेन डाइओइक एसिड नाम हो गया इसका बेटा, हेक्सेन डाइओइक एसिड है ना, 1,2 डाइओइक एसिड। हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, हेल्प ऑफ एग्जांपल बताना है, तो आपको पता है कि क्या होता है बेटा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, इसकी रिएक्शन Br2 से करा दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एक तरह की, ये रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये Br जो है ये HBr को बाहर निकाल देगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात, ये रिएक्शन थी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। पेपर आसान तो नहीं कह सकता मैं, मॉडरेट लेवल का था, अच्छा पेपर था, सोल्व करने में मुझे भी टाइम लगा, बट पेपर बहुत अच्छा था, एक अच्छा लेवल का था। आई होप आपने अच्छा किया होगा। निशान क्लासेस स्टूडेंट से कह रहा हूं बेटा, आप लोगों ने तो बहुत अच्छा किया होगा, बिकॉज आपने ज्वाइन करी थी निशान क्लासेस। ठीक है, फिर भी आपसे कहता हूं, जो भी आपके कोई भी रिलेटिव वगैरह हैं, जो भी है, जो चाहते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करे, तो निशान क्लासेस को ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पर चीजें इस तरह से पढ़ाई जाती है कि आपको कंप्लीटली विद एक एक चीज का सोल्यूशन आपको मिलता है, आपके हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन मिलता है। तो ठीक है, अच्छा है, नेक्स्ट पेपर की तैयारी करिए बेटा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।